गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है रोनित पंड्या और हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आज कुछ बहुत बड़े काम के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आजकल नीट का जो पेपर है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। मतलब जिसको नहीं पता वो भी जान चुका है कि नीट में पता नहीं क्या स्कैम हुआ, क्या स्कैम नहीं हुआ। खैर, हमें उन कोई बातों से लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारा काम है भाई कि जो क्वेश्चन आए हैं उनके साथ डील करना, क्योंकि जिन बच्चों ने नीट दे दिया है उनका तो चलो काम हो गया। ठीक है, लेकिन जिन्होंने नीट नहीं दिया है उनके लिए तो अभी भी सफर बचा है। ठीक है, तो उसके लिए उनके लिए मैं बताऊंगा उनके लिए काम की चीज क्या है। उनके लिए काम की चीज है कि भाई जो क्वेश्चन आए हैं वो किस पैटर्न पे आए हैं और जो क्वेश्चन आए हैं उनको किस तरीके से हमने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फोकस है। तो मैं भी सुन रहा था भाई आप लोगों की तरह कि जो दोबारा पेपर हुआ यानी कि जो रीनीट हुआ, जिन बच्चों को अभी हुआ, वो मैंने सुना कि पेपर टफ आया था, कोई कह रहा था पेपर आसान आया था, कोई कह रहा था मॉडरेट था, पता नहीं क्या था। तो अब एक काम करते हैं, तरीका सिंपल है, चेक करते हैं। तरीका सिंपल है, चेक करते हैं कि भाई पेपर किस तरह से आया था। ठीक है, आप सोच रहे होगे सर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, जरा पेपर को डिस्कस भी कर लो। तो लो भाई, तुम भी साथ हो, मैं भी साथ हूं, मिलकर कोशिश करते हैं कि भाई जो पेपर आया था उसमें क्या क्या जो है वो देखने को मिला, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, उसको जरा सॉल्व करते हैं। तो हाँ भाई, केमिस्ट्री, ऑब्वियसली हम केमिस्ट्री का डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आया, देखो हमने कोशिश करी है बेटा कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारी सेम रहेगी जैसा कि आपने पेपर में देखा होगा। तो हम भी स्टार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 51 से ही करेंगे, ताकि आप लोग को जो है वो बेटर फील हो सके, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, चलो शुरू करने से पहले, सर शुरू कर रहे हो अपने बारे में तो कुछ बताओ, हम सब थोड़े जानते हैं आपको। तो बेटा मेरा नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम है रोनित पंड्या और मैं बेसिकली जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। केमिस्ट्री पढ़ाता हूं फिजिक्स वाला जम्मू में। ठीक है, तो ये जो डिस्कशन है वो हो रहा है फिजिक्स वाला जम्मू से। तो हम यहां पे अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो भाई देखो यहां पे पहला क्वेश्चन, शायद जब तक हम बात कर रहे होंगे तो हो सकता है कई लोगों ने इसको देख करके आंसर भी पता लगा लिया होगा। जैसे भाई क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो यहां पे हमें देखने को मिलता है क्या, जो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करती है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। क्या करती है भाई, डिक्रीज करती है। अगर डिक्रीज करती है इसका मतलब हमसे पूछ रहा है क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये लो, ये लो। अगर हम बात करें किसकी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। ऑब्वियसली जो लिथियम है उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, सबसे ज्यादा, और सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, कार्बन की। अरे पीरियोडिक टेबल का यही क्या है, सीक्वेंस है, कोई एक्सेप्शन यहां पे देखने को नहीं मिला। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा था। जो बच्चा एग्जाम में पेपर दे रहा होगा उसको पहला क्वेश्चन देख के तो दिल खुश हो गया होगा कि वाह भाई केमिस्ट्री बहुत ही आसान आई है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फ्रॉम द डाटा इज फॉर रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स ए एंड बी। मतलब हमको बोल रहा है कि हमारे पास में ये जो डाटा है इसमें मैं आपको बता देता हूं, ये पर्टिकुलर हमारी रेट है। क्या है, रेट, डिफरेंट इंटरवल पे रेट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि 3 एक्सपेरिमेंट हुए। कितने, 3 एक्सपेरिमेंट हुए, जिसमें हमारे पास ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ए का रहा है और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बी का रहा है। ठीक है,
अब हमसे पूछा गया है भाई कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। देखो इस तरह के क्वेश्चन क्लास में बहुत हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, क्वेश्चन आसान भी होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जब क्लास चल रही होती है तो ये बात पूरी तरीके से बताई जाती है कि क्वेश्चन आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। ठीक है, तो यहां पे धड़ाधड़ इसको देखेंगे। अगर आप फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करेंगे रेट को अलोंग विथ ए एंड बी, इसमें तरीका क्या होता है शॉर्ट में बता देता हूं, क्लास में डिटेल बताया जाता है। इसमें तरीका क्या होता है, इसमें तरीका ये होता है बेटा कि आपने जो है वो ऐसे एक्सपेरिमेंट चूज कर दें जिसमें किसी एक रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रह रहा होगा। क्या रह रहा होगा? कांस्टेंट। तो यहां पे जैसे आप देखोगे कि यहां पे जो बी है वो हमारा क्या है, सेम 0.1, यहां पे भी क्या है 0.1, लेकिन ए क्या हो गया 0.1 से 0.2। मतलब अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया है, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है डबल, तो यहां पे रेट देखो पहले कितनी थी 2 और अब रेट कितनी हो गई है 4। मतलब अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो जो रेट भी है वो भी क्या हो गई, डबल हो गई। अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट भी क्या हो रही है, डबल, इसका मतलब जो ए है, ए के रेफरेंस में जो ऑर्डर है, ए के रेफरेंस में जो ऑर्डर है वो क्या होगा, लीनियर, यानी कि 1, यानी क्या होगा 1। जिस प्रोपोर्शन में ए बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में क्या बढ़ रही है, रेट। मैं आपको बता दूं जनरली आर का जो एक्सप्रेशन होता है, चलिए जो आर का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, के इंटू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एम। तो यहां से हमको देखने में आ रहा है कि एक से तो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एकदम, तो ए के रेफरेंस में जो ऑर्डर है, ए के रेफरेंस में जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 1, दैट विल बी 1। ये तो आपको ही पता चल चुका होगा बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट। कौन सा, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट। यहां पे देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहां पे सेकंड और थर्ड में क्या ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट। बी यहां पे क्या हुआ है 0.1 से 0.2, यानी कि बी क्या हो गया, डबल हो गया। बी क्या हो गया, डबल। अगर बी डबल हो गया है, रेट को देखो 4 से कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻²। अरे इसको हम क्या 16 इंटू 10⁻³ ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये 4 से कितना हो गया 16, मतलब ये 4 टाइम्स हो गया। कितना हो गया 4 टाइम्स। अरे देखो यहां पे क्या हुआ, अरे देखो यहां पे क्या हुआ, जैसे ही हमने देखा कि ए का तो क्या है कॉन्सेंट्रेशन सेम, बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है डबल, तो जो रेट है, रेट क्या हो गई 4 टाइम्स हो गई। कितनी हो गई 4 टाइम्स। अगर रेट 4 टाइम्स हो गई है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो रेट है वो स्क्वायर टाइम्स बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, स्क्वायर टाइम्स बढ़ रही है, 2 का स्क्वायर टाइम्स बढ़ रही है। ठीक है, 2 का स्क्वायर टाइम्स बढ़ रही है। इसका मतलब जो बी का रेफरेंस है, बी के रेफरेंस में ऑर्डर नजर आ रहा है कितना 2। तो इस तरीके से हमें पता चल गया क्या, ए के रेफरेंस में ऑर्डर कितना है 1 और बी के रेफरेंस में जो ऑर्डर है कितना है 2। तो यहां से हमारे पास सीधा सीधा आंसर कितना आ गया 52 का आंसर आ गया। कौन सा, थर्ड आंसर। चलिए आगे चलेंगे, टाइम बहुत कम है। हमने सुना है कि पेपर बहुत खतरनाक है, तो इस वजह से जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 आ गया, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, डरावने क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन, डरावने क्वेश्चन। देखो भाई कैसे क्या है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है भाई। propene on treatment with diborane gives an addition product with the formula CH3 whole twice CH whole thrice boron। अरे अगर आप ध्यान से देखोगे आगे, देखो यहां पे भी स्टेटमेंट 2, ऑक्सीडेशन ऑफ दिस विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। अगर आप ध्यान से, अगर आपने थोड़े नोट्स पढ़े हैं तो आपको इन क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा होगा कि ये हमसे
HBO की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? HBO, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसमें से हमें HBO की खुशबू आ रही है। क्या आ रही है? HBO की खुशबू आ रही है। इसका मतलब यहां पे आपको याद होगा कि यहां पे जो प्रोडक्ट है उसमें यूज होता था एंटी मार्कोनिकोव रूल। क्या यूज होता था? एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें, प्रोपीन, प्रोपीन क्या है भाई? प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब यहां से अगर आपने डाइबोरेन यानी कि B2H6 यूज किया है, क्या यूज किया है? B2H6, तो हमें पता है कि बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है? CH3 CH2 और साथ में CH, यहां से होल थ्राइस, और यहां पे क्या आएगा? बोरोन। मतलब इंटरमीडिएट क्या आना चाहिए था? CH3 CH2 CH होल थ्राइस बोरोन। लेकिन यहां पे देखो क्या है, यहां पे है CH3 होल्ड वाइज CH। ये पता है कैसे? इसको जरा जो है ओपन करके लिखेंगे, ओपन करके लिखेंगे। ये कैसे है? ये थोड़ा सा जो है वो यहां पे CH3 है, फिर C, फिर यहां पे क्या है? CH3, और फिर यहां पे आप देखोगे तो ये बोरोन और इसके साथ ये हाइड्रोजन। और ये प्रोपीन से ऐसा थोड़ी मिलेगा, प्रोपीन से तो ऐसा मिलेगा। इसका मतलब देखते ही समझ में आ गया भाई कि ये जो हमारा स्टेटमेंट 1 है ये सही नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। चलो भाई, स्टेटमेंट 1 की कहानी खत्म कर ली हमने। अब हम देखेंगे आगे। आगे हमारे पास क्या आएगा? स्टेटमेंट 2। अगर हम स्टेटमेंट 2 को देखेंगे, यहां पे क्या रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ CH3 whole twice CH whole thrice B with H2O2 hydrogen peroxide in the presence of NaOH gives propane 2ol। देखो यहां पे एक बात समझो, याद करो, CH3 C और CH3 साथ में, यहां से आप देखोगे B और यहां पे है H। ये पार्ट क्या है? होल थ्राइस और B। अब यहां पे क्या डाल दिया है? एक तो NaOH डाला था। क्या डाला था? NaOH, मतलब बेसिक मीडियम। क्या है? बेसिक मीडियम। और साथ में आपको दे रहा है H2O2। तो इन दैट केस यहां पे आपको पता है होना क्या था? यहां से बोरोन हटेगा और कौन लग जाएगा? OH। अरे क्लास में बहुत बार किया हुआ चीज है ये। देखो यहां पे क्या हो गया? यहां से आपके पास हो गया ये कार्बन, ये CH3, इधर भी CH3, यहां पे जो है वो आपका OH, और यहां पे H। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास में बन चुका है क्या? ये हमारे पास में बन चुका है 1 2 3, यानी कि प्रोपेन 2 ओल। क्या बन चुका है? प्रोपेन 2 ओल। क्या दोस्तों यहां पे नाम प्रोपेन 2 ओल लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सो इट इज स्टेटमेंट 1 एंड इट इज स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट है। तो यहां से हमें, अरे सेकंड ऑप्शन हो गया। क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया। HBO से भी क्वेश्चन आया। कहां से? HBO से। ये जो रिएक्शन है ये दो जगह पड़ी जाती है, 11th में भी हाइड्रोकार्बन्स में, और 12th में भी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। चलिए अब तक तो ठीक है। अब तक तो कहानी ठीक चल रही है भाई। अब तक तो जो है वो कोई बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक बात नहीं हो रही है, लेकिन क्या पता आगे हो। देखते हैं। बेयर्स रिएजेंट। अरे बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? अरे कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। अरे बहुत ही बच्चा क्वेश्चन, बहुत ही बच्चा क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया? आंसर इज थर्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, हमारे दिल को खुशी देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में 55 अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट? आपसे डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है। किसकी? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें यहां पे CCl4। अरे याद करो, CCl4 ऑल साइड एटम्स आर सेम, और कार्बन पे कोई लोन पेयर भी नहीं है। CCl4 डाइपोल मोमेंट 0। आगे देखते हैं HI, H और यहां पे क्या आ गया? I।
आप देखोगे I के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, H के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। द डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, मतलब यहां पे डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो नहीं है। यहां पे यहां पे जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका नॉन जीरो है। क्या है, नॉन जीरो। यहां पे आपका क्या है, CCl4 में क्या है, जीरो। देखते हैं CO2, अरे CO2 को भी देखोगे क्या होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहां पे भी क्या हो गया, यहां पे आप देखोगे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो यहां से आप देखोगे एक डाइपोल मोमेंट इधर गया, एक डाइपोल मोमेंट, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। और ये कर रखा है आप लोगों ने, और ये बहुत ही अच्छे से कर रखा है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पे भी डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, जीरो। यहां पे भी क्या आ गया, जीरो। और BF3, चलो BF3 बनाए क्या, ये B F F और F, BF3 एक डाइपोल मोमेंट उधर, एक डाइपोल मोमेंट इधर, एक डाइपोल मोमेंट इधर, ये तीनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसल। और इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो दैट मींस आंसर क्या आ गया, सेकंड। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत बच्चा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, है कि नहीं। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 56। अरे अरे, ये तो ऑर्गेनिक जैसा लग रहा है, बेंजीन दिख रहा है, मतलब ऑर्गेनिक की बात कर रहा है। देखो क्या है, द मेजर प्रोडक्ट एक्स्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अगर यहां पे हमें कुछ रिएजेंट दे रखे हैं, कुछ रिएजेंट दे रखे हैं, उनसे क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। अरे भाई देखो देखो, यहां पे क्या है, बेंजीन के ऊपर NO2 लगा है, क्या लगा है, NO2। और यहीं पे बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, C2H5। C2H5 यानी कि एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। यहां पे एक बात समझो, सबसे पहला रिएजेंट दे दिया Cl2FeCl3। Cl2FeCl3 देखते ही याद करो, हमें दिमाग में बात आती है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक बात समझना, यहां पे जो ये NO2 है, ये NO2 अगर आप ध्यान से देखोगे, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसका काम है मेटा वाला प्रोडक्ट बनाना। क्या बनाना, मेटा वाला प्रोडक्ट। तो आप देखोगे यहां पे दो पोजीशन है, ऑर्थो, यहां से मेटा, यहां से भी ऑर्थो और मेटा। तो मतलब याद तो जो हमारा Cl है, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, Cl+, ठीक है। तो या तो Cl इधर लग सकता है या फिर इधर लग सकता है। आगे क्या होगा, आगे ही कहानी देखते हैं। देखो C2H5 एल्काइल ग्रुप है, तो C2H5 अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, तो ये हमारे पास में जो है क्या होता है, ये हमारा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये चाहता है क्या, कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट या तो कहां पे लगे, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। तो अगर मान लो Cl ने जुड़ना है, तो पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो यहां पे सिर्फ कहां पे लग सकता है, ये ऑर्थो पे। यानी कि यहां से आपको जो फर्स्ट है, फर्स्ट आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है फर्स्ट रिएजेंट से, वो आपका हो जाएगा क्या, C2H5। यहां से क्या हो जाएगा, NO2, और यहां पे लग जाएगा Cl। ये हमारा फर्स्ट रिएजेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड रिएजेंट। सेकंड इज SnHCl। क्या है, SnHCl। ये होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल की प्रेजेंस में एसिड, मेटल की प्रेजेंस में एसिड क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या करता है, जो आपका NO2 है, इस NO2 को रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, रिड्यूस। अगर ये रिड्यूस कर रहा है, मतलब यहां पे जो सेकंड प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, सेकंड प्रोडक्ट देखो C2H5। यहां से ये जो NO2 था वो क्या बन जाएगा, NH2, और यहां पे क्या रहेगा, Cl। चलिए, इतना काम हो गया। दूसरे रिएजेंट से जो प्रोडक्ट बनता है वो भी हमने निकाल लिया। आप देखते हैं तीसरा रिएजेंट। अरे भाई बहुत रिएजेंट दे रखा है, बहुत रिएजेंट दे रखा है, लेकिन अच्छी बात क्या है, आसान है। आपने पढ़ा है वही दिया है, कोई दूसरे ग्रह से रिएजेंट नहीं आया है। अब देखो तीसरा देखते हैं। अरे NH2 है, NaNO2 और HCl दे दिया है, 273 से 278 केल्विन। लो टेम्परेचर पे NaNO2 और HCl क्या डाइजोनियम सॉल्ट बना दोगे, क्या बनाओगे, डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहां से तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है
वो क्या बन जाएगा, इधर हो गया आपका C2H5, यहां पे हो गया Cl, यहां पे बन गया N2 प्लस और साथ में Cl माइनस। तो ये हमारा बन गया डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज थर्ड पार्ट। लास्ट हम देखेंगे क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है, Ki, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड। कुछ नहीं है भाई, Ki से क्या मिलना है, K प्लस और I माइनस। तो अब ये I माइनस क्या करेगा, इस N2 को यहां से हटाएगा, यहां से N2 गैस बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है, बहुत सारे एग्जांपल किए हैं ऐसे, ठीक है। तो यहां से N2 गैस बहुत आराम से बाहर निकल जाती है और यहां पे लग जाता है आयोडीन। मैं यहीं पे बना दूंगा फोर्थ प्रोडक्ट यहीं बना दूंगा। तो यहां से क्या हो गया, ये हमारा C2H5, यहां पे हमारा Cl लगा हुआ है और यहां पे जो है वो अब लग जाएगा क्या, आयोडीन। क्या लग जाएगा, आयोडीन। तो ध्यान से अगर हम देखें C2H5Cl और I, अरे थर्ड ऑप्शन हो गया, क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। रिएजेंट ज्यादा थे लेकिन अच्छे रिएजेंट थे, प्यारे रिएजेंट थे, तो हमको बहुत आराम से जो है वो प्रोडक्ट मिल गया। बोलो डन हो गया, अरे डन हो गया, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, देखिए, विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे NaOH लिखो ना यार, क्या लिखोगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेंस्ट ऑक्सिलिक एसिड H2C2O4। आपको पता है NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, H2C2O4 क्या है, वीक एसिड। इतना पता पड़ गया, क्वेश्चन आगे पढ़ने में जरूरत नहीं पड़ी, इतना पता पड़ गया। इसके बाद देखते हैं भाई आगे क्या है। टाइट्रेशन किया गया है इनका आपस में। व्हाट इज द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट। अरे स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, फिनोफ्थलीन यूज होता है। क्या यूज होता है, फिनोफ्थलीन। लेकिन सर फिनोफ्थलीन यहां पे भी है, फिनोफ्थलीन यहां पे भी मौजूद है, ठीक है। तो कलर चेंज की अगर हम बात करेंगे, जनरली एसिडिक मीडियम में ये होता है कलरलेस, और जब बेसिक मीडियम आ जाता है ये क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो यहां से सीधा आंसर क्या आ गया, थर्ड। तो मैं देख पा रहा हूं ओवरऑल जो वैरायटी है अब तक जो वैरायटी उसमें क्या है, मिक्स्ड वैरायटी है। हमारा जो है कोशिश की गई है कि कुछ क्वेश्चन में टाइम खाए और कुछ क्वेश्चन में कोशिश की गई है कि बिल्कुल भी टाइम ना खाए, एकदम धड़ल्ले से आगे बढ़ जाओ। चलिए ऐसा ही होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, मैच लिस्ट 1 विच लिस्ट 2। मतलब जो लिस्ट 1 है उसको 2 के साथ मैच करना है। अरे देखेंगे, नाइट्रोजन एटम, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जीनॉन एटम। जीनॉन इनर्ट गैस है भाई, क्या है, इनर्ट गैस। अगर जीनॉन इनर्ट गैस है तो इन दैट केस मुझे सीधा नजर आ रहा है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप नंबर 18। अरे ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट ही एक है जो कि क्या है, जीनॉन। दैट मींस डी के साथ कौन जाएगा, 2, डी के साथ 2 जाएगा। यहां पे भी दे रखा है डी के साथ 2। अरे यार ये तो सबको पता है, तो ठीक है। तो डी के साथ 2 यहां पे दे रखा है, मतलब आंसर या तो ए है, बी है, या फिर 1 है, 2 है, या फिर 4 है। चलो इससे तो कुछ खास आइडिया नहीं हुआ, कुछ और देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन क्या पैरामैग्नेटिक होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। याद करो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने बात करी थी कि जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। मतलब सी का वन आ गया, कहां पे है भाई सी का वन यहां पे भी है, सी का वन यहां पे भी। अरे यार, तो यहां पे आंसर थर्ड या फिर आंसर क्या होगा, फोर्थ। याद करो पहले ही हमें आंसर पता चल चुका है, दैट इज कौन सा, फोर्थ। क्यों, क्योंकि थर्ड में डी का क्या दे रखा है, 3। डी का 3 नहीं बल्कि डी का जो है वो क्या था, 2 था, ठीक है। तो इस तरह के आंसर तो कौन सा आ गया, फोर्थ आ गया। आंसर क्या आ गया, फोर्थ आ गया। अरे सारे ऑप्शन मिलाने भी नहीं पड़ते बेटा ऐसे क्वेश्चन में, कुछ एक दो ऑप्शन चेक कर लो, काम हमारा हो जाता है। अगर किस्मत थोड़ी ठीक है तो, एकदम ही फूटी है तो फिर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द वन विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो यहां से आप देखोगे, अरे कोरोजन पूछ रहा है, आयरन की रस्टिंग, ये तो कोरोजन होता ही है। अगला पूछ रहा है क्या, प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ऐसा सुना है क्या, वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस होगा H2 आएगा, उसमें रस्टिंग कहां है, उसमें कोरोजन कहां है। कोरोजन में तो मेटल और ऑक्सीजन की कुछ बात होती थी।
तो यही मुझे सीधा सीधा आंसर लग रहा है। आगे देखोगे टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, अरे सिल्वर सिल्वर बाद में जो है वो क्या हो जाता है, टार्निश हो जाता है कि नहीं? तभी लोग गोल्ड खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? गोल्ड। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज, ये भी मेटल के ऊपर कुछ कुछ जम जा रहा है, मतलब ये भी एग्जांपल है किसका? रस्टिंग। आंसर इज सेकंड। अरे मुफ्त के आंसर, मुफ्त के नंबर क्या है? मुफ्त के नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, which of the following pairs of ions will have same spin magnetic moment values within the pair, मतलब इनमें से कौन से जो एलिमेंट है इनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। अरे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन, जहां पे n क्या होता है? जहां पे n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ गए उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? सेम। सारा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहां पे देखो Zn प्लस टू, Zn प्लस टू जो है वो यहां से हमें पता होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। Zn प्लस टू का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये हमारे पास होता है आर्गन 4s2 3d10, तो 4s से तो चला गया, क्या बच गया? 3d10। इसी तरह से Ti प्लस टू, Ti प्लस टू अगर हम देखें, Ti टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 22। तो यहां से भी 4s से तो चला गया मामला, क्या बच गया? आर्गन 3d2। तो यहां पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और यहां पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कितने? 0। मतलब हमारा जो ए पार्ट है, ए पार्ट तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए? अलग अलग आ गए। चलिए अगला देखते हैं, Cr प्लस टू। Cr की अगर मैं बात करूं, Cr प्लस टू की, तो Cr प्लस टू क्या होगा आपका? आर्गन क्या होता है? 4s1 3d5। तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया और 3d में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या बच गया? 3d4। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 4। आगे क्या है? Fe प्लस टू। Fe प्लस टू की अगर हम बात करें, ये भी क्या होगा आपका? आर्गन 3d6। अगर ये आर्गन 3d6 है तो यहां से भी आप देखोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। मतलब क्रोमियम और आयरन वाला भाई हो सकता है ये बी पार्ट में दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट क्या होंगे? सेम। आगे देखते हैं भाई, आगे भी दिया हुआ है बहुत कुछ। Ti प्लस थ्री और Cu प्लस टू। टाइटेनियम प्लस थ्री देखते हैं, Ti प्लस थ्री। टाइटेनियम प्लस थ्री में एटॉमिक नंबर टाइटेनियम का कितना? 22। तो यहां से क्या आ गया? आर्गन और 3d1। यहां से अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1। अगला देखते हैं Cu प्लस टू। Cu प्लस टू में क्या है आपका? आर्गन क्या होता है? 4s1 3d10। तो एक चला गया, ये आपका कितना बच गया? 3d9। 3d9 यानी कि यहां पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 1। इसका अरे ये भी आंसर हो सकता है। सी पार्ट में भी जो है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, तो इनके भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होते हैं? सेम हो सकते हैं। तो यहां से क्या बी और सी, अरे दो ही तो सही है, या तो सी डी ए डी ए बी। अगर दो हो गए तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या हो गया? बी और सी क्या हो गए? सही। आंसर नंबर 4। बोलो डन है? बोलो डन ना डन? एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 61। 61 अगर हम देखें क्या है? गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 3a2 प्लस b2 गिव 2a3b। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है k1। अब इस रिएक्शन को कुछ तोड़ मरोड़ दिया है। क्या दिया है? तोड़ मरोड़ दिया है, गोलमोल कर दिया है। अब हमसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2 इन टर्म्स ऑफ k1 क्या होगा? अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखने से पता चल रहा है ये A3B2 यहां पर था, इधर आ गया है। इसका मतलब रेसिप्रोकल किया होगा। क्या किया होगा? सॉरी, इसको रिवर्स किया है। क्या किया है? रिवर्स। जब इसको रिवर्स करते हैं तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या जाता है? रेसिप्रोकल। क्या हो जाता है? रेसिप। तो पहले k1 का क्या बन गया? 1/k1। अगला काम यहां पे ध्यान से देखें, ये 2 तो इधर से हट गया, यहां पे क्या गया? 3/2। मतलब क्या 1/2 से मल्टीप्लाई किया होगा? अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे जो पावर है वो हो जाती है कितनी? 1/2। मतलब जो k2 है वो आपका क्या आ चुका होगा? 1/k1 का रूट। अरे चौथा आंसर हो गया। क्या हो गया?
चौथा आंसर हो गया, फोर्थ इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, ये आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 62। 62 क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन क्लोरोफॉर्म। मतलब पूछ रहा है कि ये कुछ कंपाउंड है, इनको क्लोरोफॉर्म में उड़ेल दिया। किसमें? क्लोरोफॉर्म में। अगर इनको क्लोरोफॉर्म में उड़ेल देंगे तो बताओ भाई किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, किसकी कम? पहले तो पहचानो क्लोरोफॉर्म, ये वो बेहोश करने वाला आइटम है। क्या है? बेहोश करने वाला आइटम है। याद करो किडनैपिंग, पुरानी पिक्चरों में ओमनी पिक्चर, सॉरी ओमनी गाड़ी आती थी, उसमें क्या इससे सूंघा के आदमी को अंदर, ठीक है? तो ये वो क्लोरोफॉर्म है। कौन सा? वो क्लोरोफॉर्म। अब ये क्लोरोफॉर्म बेसिकली होता क्या है? ये काइंड ऑफ नॉन पोलर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर। तो आपको ही पता है कि नॉन पोलर कंपाउंड में जनरली नॉन पोलर जो सॉल्यूट है वही अच्छे से डिसॉल्व करेगा। तो आप देख लो NaCl, अरे NaCl तो बहुत ज्यादा पोलर है, ये तो आयनी के बहुत ज्यादा क्या है? पोलर। अगर बहुत ज्यादा पोलर है तो NaCl की तो सॉल्युबिलिटी जो है वो यहां से क्या होनी चाहिए? सबसे कम होनी चाहिए। तो सबसे कम में दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा, मतलब आंसर या तो 1 है या 3 है। अगर तुक्का भी लगाना है तो पहले और तीसरे में से लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दे रखा है आपको साइक्लोहेक्सेन, पहले और तीसरे दोनों में लास्ट में है। साइक्लोहेक्सेन आपका ऑलमोस्ट बहुत ही नॉन पोलर होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है? नॉन पोलर। तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है? इसके बाद में हमारे पास में आता है CH3CN और CH3OH में ऐसा देखा जाता है कि जो CH3OH है वो स्लाइटली जो है क्या है? ज्यादा नॉन पोलर है। किससे? CH3CN से। इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है किसमें? क्लोरोफॉर्म में। तो आंसर चमक गया, आंसर चमक गया। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। बोलो डन हो गया, बिल्कुल डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फॉर द 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट अबाउट PCl5। देखो अरे PCl5 पता है क्या? अरे बहुत बार पता है, PCl5 तो हर स्टेट में पता है, सॉलिड में भी पता है और लिक्विड में भी पता है। कुछ भी नहीं, क्या स्टेट मेंशन है? क्या स्टेट मेंशन नहीं है? बाय डिफॉल्ट आपने क्या मानना है? गैसियस स्टेट। क्या मानना है? गैसियस स्टेट। अगर गैसियस स्टेट मानोगे तो PCl5 में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, इस तरीके से पता है सबको। अब क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट अबाउट PCl5। कौन सा? करेक्ट या इनकरेक्ट? एक्चुअली यहां पे है कौन सा? इनकरेक्ट। कौन सा है? इनकरेक्ट। तो एक बात ध्यान रखना, यहां पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है? कई बार करेक्ट समझ के आंसर लिख देते, वो सही नहीं है। तो इनकरेक्ट पूछा है। PCl5 possess 2 different Cl-PCl बॉन्ड एंगल। हाँ भाई, यहां पे दिख रहा है हमें 120 डिग्री, यहां पे हमें दिख रहा है कौन सा? 90 डिग्री। ये हमको पता है ये कौन से होते हैं? एक्सियल बॉन्ड। ये तीन कौन से? इक्वेटोरियल। कोई नई बात नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अगला क्या? ऑल 5 PCl बॉन्ड आर आइडेंटिकल इन लेंथ। अरे पागल हुए हो का? अरे अरे इतना नहीं पता क्या? ऑल 5 PCl बॉन्ड आर आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते। यहीं पे देख रहे हो आप, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? अलग अलग, ये सेम नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट लिख देते हैं भाई, इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। क्या आ गया हमारा? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन इन एक्सपांशन and heat absorbed or released when 5 liter of an ideal gas at 10 atmospheric pressure isothermally expand into vacuum। वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है। वैक्यूम में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, वो भी आइसोथर्मली, until वॉल्यूम इज 15 लीटर। अरे अगर आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब क्या? डेल्टा U बराबर 0, क्या डेल्टा T बराबर 0? याद करो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा U भी 0। अच्छा, अगली बात क्या कह रहा है?
एक्सपेंड इनटू वैक्यूम, मतलब क्या हो गया, वैक्यूम में क्या होता है, अगेंस्ट जो है वो कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। वैक्यूम में जो एक्सपेंशन होता है, याद करो, वर्क क्या होता है, जीरो। अगर मान लो फर्स्ट लॉ लगा दें, फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ गया, क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू भी जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है, क्यू भी क्या आ जाएगा, जीरो। अरे ये डाटा क्यों दिया है, ये डाटा क्यों दे दिया है, अरे जोश में आ गए सर क्या, देखो ये डाटा क्यों दे दिया है, ये डाटा क्यों दे दिया है, यहां पे क्या आ गया, क्यू भी आपका जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है, डेल्टा यू भी जीरो है, क्या पूछा है, बोथ द हीट एंड वर्क डन विल बी ग्रेटर देन जीरो, सरासर गलत। हीट एब्सॉर्ब विल बी लेस देन जीरो एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, सब कुछ क्या है, जीरो। वर्क डन विल बी जीरो एंड हीट विल बी जीरो, अरे वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन डायरेक्ट क्या आ गया, आंसर आ गया, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, तो करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होगा, यहां से बेंजीन है, फ्लोरीन NO2 और C2H5, फ्लोरीन NO2 ये सभी सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां पे सम रूल लगेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहां से नेम क्या आएगा, देखो सबसे पहले अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, इथाइल सबसे पहले आता है, इथाइल सबसे पहले आता है, उसके बाद कौन आता है, फ्लोरीन, और फिर आता है नाइट्रो, तो देखो 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, कर रखा है, बच्चा क्वेश्चन, बहुत ही बच्चा क्वेश्चन, एग्जाम क्लास में कर रखे होते हैं ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराना है, तो खुद क्या होंगे, खुद सेल्फ जो है वो क्या होंगे, रिड्यूस। अगर खुद को रिड्यूस करना है, सामने वाले को क्या करना है, ऑक्सीडाइज। यहां पे अगर मैं एलिमेंट देखूं, सीरियम, टर्बीडियम, यूरोप, ये तो एफ ब्लॉक जैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, एफ ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक जैसा लग रहा है, और इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लैंथेनॉइड्स हैं, क्या है ये, लैंथेनॉइड्स। अगर ये लैंथेनॉइड्स हैं तो याद करो जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल कौन सी होती है, +3, अगर इनकी +3 स्टेबल है तो जनरली जो +4, यहां भी टीबी क्या है, +4, ये किस में आना चाहेंगे, +3 में आना चाहेंगे, किसमें, +3 में। अगर ये +3 में आते ही क्या हो जाएंगे, रिड्यूस, अगर ये रिड्यूस हो जाते हैं तो सामने वाले को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज, मतलब ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाए। अरे पहले में ही आंसर आ गया। आगे ये +3 ये भी क्या है, +3, ये +2 ये भी क्या है, +2। अगर ये +2 ये +2 +3 में जाएंगे तो ये अपने आप को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, तो सामने वाले को क्या करेंगे, रिड्यूस। पूछा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन पूछा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एफ ब्लॉक थोड़ा सा जो है वो एक ऑफ मतलब टॉपिक होता है, ठीक है, जनरली बच्चे उसको पढ़ते नहीं है, बट पढ़ लो बेटा, बहुत मुश्किल उससे चीजें नहीं आती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67, क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, इनमें से इनकरेक्ट क्या है। देखो एक बात समझो, CH3COCl, उसमें अगर H2 और हीट डालोगे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे अरे ये डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें पानी मिलाओगे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, CONH2, इसमें LiLH4 दे दिया और साथ में क्या दे दिया, H2O, तो यहां से आपको क्या बना दिया है, आपको बना दिया है बेंजोइक एसिड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें जो है वाटर वगैरह डालना पड़ेगा, तब जाके ये मिलेगा। रिड्यूसिंग एजेंट से ये नहीं मिलता, ठीक है, बल्कि इससे आपको मिलता है क्या, इससे आपको जो है मिलता है CH2NH2, क्या मिलता है, CH2NH2। तो इस तरीके से ये मिलता है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, गलत हो गई। सॉरी मतलब ये तो आंसर तो है,
आंसर तो है। ये हमारा जो है वो क्या है, इनकरेक्ट रिएक्शन, ऐसे लिख देते हैं भाई, इनकरेक्ट रिएक्शन। चलिए आगे क्यों बढ़ेंगे, आगे क्यों बढ़ेंगे, क्या हो गया हमारा 67। नेक्स्ट देखेंगे 68 क्या है, द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द स्पेक्ट्रा ऑफ lanthanide ions are X probably because of the excitation of electrons involving in Y, the X and Y respectively are। देखो lanthanide आ रहा है, lanthanide मतलब F सबशेल की बात तो हो रही होगी, तो यहां पे जो इन्वॉल्विंग Y है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्विंग इन Y, ये तो हमारा क्या हो सकता है, F ऑर्बिटल, ये तो सब जगह दे दिया है। अच्छा D एंड F ये तो नहीं होगा, है ना, एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल यहां पे भी क्या डी एंड एफ, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, अगर तुक्का ही मारोगे तो फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, ब्रॉड एंड एफ ऑर्बिटल, नैरो एंड एफ, तो इसको बेटा आपने याद रखना था, दैट इज नैरो एंड एफ ऑर्बिटल, ये ऑब्जर्वेशन है, क्या है, ऑब्जर्वेशन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। यहां पे देखो ध्यान से, क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन, अरे EDTA -4, अरे ये तो बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट लिगेंड है, क्या है, EDTA -4। अगर यहां पे हम बात करें, क्या पूछ रहा है, ये तो हेक्साडेंटेड होता है, क्या होता है, हेक्साडेंटेड, बोलो इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अगर यहां पे आप ध्यान से देखोगे, इट इज हेक्साडेंटेड, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 एक्वस सॉल्यूशन। मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम भी दे रखा है, क्या पूछा है, मास। तो एक बात समझो, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर मान लो मैं अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कितना मान लिया, x ग्राम, कितना मान लिया, x ग्राम, तो यहां से मोलैरिटी कितनी है, 1/20 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने, गिवन मास अपॉन मोलर मास से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास कितना, x अपॉन मोलर मास कितना दे रखा है, अरे दे रखा है, कितने अच्छे लोग हैं, 180 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 250 अपॉन ml में, तो ऑब्वियसली किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। तो यहां से आ गया कितना, 1/20 इक्वल टू x इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 250, कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 4 जा, ये आ गया आपका 1/20 इक्वल टू 4x/180। तो यहां से जो x है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180/4, अरे तुम लोग भी ना, जैसे यहां से जो आपका x है, x आ जाएगा कितना, दैट इज 180 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 4। तो यहां से ये आपका हो गया अराउंड, इट कम्स अराउंड जो है कितना आ गया, 9/4, ये आ जाएगा 2.25, और 2.25 द आंसर इज फर्स्ट। बोलो डन हो गया। अरे बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहां से हम स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HX, HX की एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HX फॉलोज द ऑर्डर HF, HCl, HBr और HI। अरे सरासर गलत है, याद करो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया है HF, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। बोलो इज दैट क्लियर। सो इस तरीके से हमारे पास में यही इनकरेक्ट है, यही क्या हो जाएगा आंसर। इसको लिख देता हूं भाई इनकरेक्ट। चलिए, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 71। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप देखना चाहो फ्लोरीन एक्सिबिट -1 ठीक है, वेदर वेयर अदर हेलोजन एक्सिबिट +1 +3 एंड +5 एंड +7, ये भी सही बात है।
द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F2 इज स्मॉलर देन दैट ऑफ Cl2। याद करो, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। जो F2 और Cl2 में से जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है किसकी? Cl2 की होती है। क्यों? थोड़ा सा बता देता हूं। F सिंगल बॉन्ड, Cl सिंगल बॉन्ड, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यू टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ, इनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन। क्या होता है? रिपल्शन। ये बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक। लेकिन ये बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो दैट्स व्हाई Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन ज्यादा होती है किससे? F2 से। अरे ये सब पता, ये सब बच्चों वाली बात है, ये सब आपको पता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, जिसका डेल्टा H दे रखा है क्या? -Q। हमसे पूछ रहा है रिएक्शन इज फेवर्ड, मतलब हमें क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन ले जाना है? कौन सा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन कब आएगा? देखो -Q मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक फेवर कब करती है? जब टेम्परेचर हाई या लो? जब टेम्परेचर लो होता है। टेम्परेचर क्या होता है? लो। अगली बात, गैसियस रिएक्शन है, यहां पे प्रेशर की बातें ही पूछी हुई है। याद करो, डेल्टा Ng अगर लेस देन 0 है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होती है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है। अगली बात, अगली बात क्या है? अगली बात यहां पे क्या है? रिएक्टेंट के लिए भी कुछ पूछ रखा है। यहां पे पूछ रखा है कंसंट्रेशन ऑफ H2। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कैसी जाएगी? फॉरवर्ड। मतलब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ना चाहिए। तो क्या क्या हो गया? यहां पे हो गया एक तो कौन सा? हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। बोलो, इज दैट क्लियर? लीच एटेलियट्स प्रिंसिपल। कौन सा? लीच एटेलियट्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वी हैव द मेजर प्रोडक्ट D फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। फिर से ऑर्गेनिक दे दिया है। ऑर्गेनिक क्या है? CH3OH गिव्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2। क्या आएगा? SOCl2 है, ये आपका बना देगा क्या? CH3Cl। बहुत अच्छी रिएक्शन होती है। यहां पे आपको क्लीन प्रोडक्ट मिलता है। क्लीन प्रोडक्ट मिलता है क्यों? क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है वो गैसियस स्टेट में। किसमें? गैसियस स्टेट में। अगर मान लो KCN है, यहां पे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस C2H SN रिएक्शन होगी। कौन सी? SN रिएक्शन। क्या बन जाएगा? CH3CN। अगला क्या है? सोडियम अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ ETOH। अगर सोडियम अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ ETOH है, ये बन जाता है क्या? CH3CH2NH2। क्यों? अरे पूछो क्यों? ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को रिड्यूस कराएगा। यहां पे क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन। फर्दर NaNO2 और HCl, याद करो डाइसोनियम सॉल्ट बनता है क्या? NaNO2 एंड HCl। डाइसोनियम सॉल्ट बन गया। क्या बन गया? ये CH3CH2 और यहां से N2+ और Cl-। फर्दर, फर्दर क्या दिया है? फर्दर दिया है H2O। याद करो यहां से OH आता है, N2 को हटा देता है। क्या बनता है? CH3CH2OH। सो वी गेट दी अल्कोहल। क्या मिल गया? अल्कोहल। क्या बन गया? थर्ड आंसर आ गया। देखो यहां पे भी सीक्वेंस थोड़ी ज्यादा है। यहां पे आपको रिएजेंट दे दिए हैं, लेकिन सारे रिएजेंट अच्छे रिएजेंट है, प्यारे रिएजेंट है। कोई भी बिना देखा हुआ रिएजेंट नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहां से लेंथनॉइड, लिस्ट 2 सीरियम। सीरियम तो लेंथनॉइड होता ही है। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? Mn। P ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? आर्सेनिक। S ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होता है? S ब्लॉक एलिमेंट सीजियम। अरे क्या गया? A का फर्स्ट, A का फर्स्ट, D B का 4, B का 4, B का 4 यहां पे भी है, B का 4 यहां पे भी है। ठीक है। C का 2, C का 2 कहां पे है? C का 2 यहीं पे है। मतलब क्या हो गया? हमारे पास में जो है वो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 75। 75 कह रहे क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। याद करो एम्बीडेंटेड क्या होता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड जो कि क्या कर सकता है?
वन लोन पेयर डोनेट करेगा एट अ टाइम, बट फ्रॉम टू साइड्स, दो साइड्स हो सकती हैं जहां से लोन पेयर डोनेट किए जा सकते हैं, बट वन एट अ टाइम, मतलब इसको मोनोडेंटेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोनोडेंटेड। ठीक है, तो जैसे हम देखिए C2O4-2, याद करो C2O4-2 क्या है, ये हमारे पास में हो गया C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां पे भी डबल बॉन्ड और O माइनस, तो एक लोन पेयर यहां से डोनेट हो सकता है, एक लोन पेयर यहां से। ये तो बाइडेंटेड है, ये तो क्या है? बाइडेंटेड। ये तो दोनों लोन पेयर एक ही जगह से जो है वो आपके डोनेट कर सकता है, ये तो क्या हो गया? बाइडेंटेड। ये एम्बिडेंटेड नहीं हो सकता। अरे आंसर आ गया, अरे आगे जाना ही नहीं पड़ा, ये तो आंसर हो गया SCN। SCN भी सल्फर से भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी। NO2 नाइट्रोजन से भी कर सकता है और ऑक्सीजन से भी। CN कार्बन से भी कर सकता है और नाइट्रोजन से भी। तो दिस इज अबाउट द आंसर ऑफ द 75। अरे सर बोर हो गए सर, सर अरे बोर हो गए सर, कितने क्वेश्चन कराओगे अब तक? चलो एक काम करते हैं, यहां तक की जो कहानी है वो आपको मैंने करवा दी है, ठीक है। अब बहुत मुश्किल क्वेश्चन जो है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन जो है एक दूसरे सर के लिए रखे गए हैं, ठीक है, जो कि हमारे हैं दूसरे फैकल्टी, वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टी, मिस्टर शरद सर, मिस्टर शरद सर। सो लेट्स वेलकम हिम, और बाकी का जो रायता है वो वही समेटेंगे। बोलो क्लियर है? सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, आई एम रोनित पंड्या, केमिस्ट्री फैकल्टी, PW जम्मू। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू रोनी सर फॉर दिस इंट्रोडक्शन। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक। जैसे आप सभी अभी देखा, रोनी सर ने काफी अच्छे से सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। 76 से लेके 100 तक आप क्वेश्चन है वो मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 76 का, काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है उसने? 4 क्वांटम नंबर हमें दे रखे हैं और इन चारों क्वांटम नंबर को आपको अरेंज करना है। जो 4 क्वांटम नंबर के सेट दे रखे हैं कि किस में जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है और किस में एनर्जी सबसे कम है। डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है। तो जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल की वो डिपेंड करती है बेटा मेरी किस पे? n+l वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर n+l वैल्यू का सम क्या है, ये ज्यादा है तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। n+l का सम अगर कम है तो एनर्जी कम होगी। तो सबसे पहले आप n+l का सम करो, तो 4+2 कितना आया? 6। 3+2 आया आपका 5। अगेन 4+1 आया आपका 5 और नेक्स्ट है 3+1 ये आया आपका 4। एक सेट में n+l की वैल्यू 6 आई है, एक सेट में n+l की वैल्यू 4 आई है, लेकिन दो सेट में n+l की वैल्यू ड्रॉ हुई है 5-5। तो सबसे पहले हमने जितना समझा उसका निकालते हैं। n+l की वैल्यू फर्स्ट सेट में क्या है? सबसे ज्यादा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा। फोर्थ वाले की जो n+l का सम है वो क्या है? 4 है, कम है, तो ये फोर्थ सेट हमारा कहां रहेगा? पीछे रहेगा। अब सर बीच वाले का क्या करेंगे? अगर ड्रॉ हो जाए तब हमें क्या करना है? अगर ड्रॉ हो जाता है तो जिसका n की वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो n की वैल्यू किसकी ज्यादा है? थर्ड सेट की। इसका 4 है, यहां पे 3 है, तो थर्ड सेट की एनर्जी ज्यादा है, तो थर्ड आगे आएगा, सेकंड चला जाएगा पीछे, तो ऑर्डर बन जाएगा फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। ये किस ऑप्शन में दिया गया था हमें? ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें दिया गया था फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा 76 क्वेश्चन का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या पूछा था? एक हेलो एल्केन दिया है, हेलो एल्केन की रिएक्शन कराइए एल्कोही KOH के साथ। एल्कोही KOH क्या करता है? इसका काम होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना। क्या कि हमारा क्या करता है? सपोज करो मैंने एक रिएक्शन लिया CH3, या इसी रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, CH3CH2 CH2Br। बेटा अगर इसे एल्कोही KOH के साथ डालते हो तो इसका काम क्या होता है? ये रिएक्शन करता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। इस कार्बन से तो हेलोजन को हटाएगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएगा। तो क्या बनेगा? इस कार्बन से हाइड्रोजन, इस कार्बन से हेलोजन, तो हमें क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो रिएक्शन है हमें क्या मिला? ए पार्ट मिला। अब इस ए पार्ट की फर्दर रिएक्शन कराया गया है किसके साथ? HBr के साथ। अब जब डायरेक्ट HBr के साथ रिएक्शन कराया है तब क्या होगा? जो डबल बॉन्ड बना था ये टूट जाएगा और मार्कोनिक एडिशन होगा। अब मार्कोनिक एडिशन होगा तो क्या करेंगे? जहां पे हाइड्रोजन कम होते थे वहां पे हेलोजन लग जाएगा और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा थे वहां पे बेटा H लग जाएगा।
ये हमारा ए बना था एंड दिस वन इज बी। अभी भी रिएक्शन नहीं रुकी है। बी के बाद फिर से ट्रीट कराया है एक्वस KOH के साथ। कंफ्यूज नहीं होंगे, जो एल्कोहिक KOH है वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, और एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेगा, इस Br को हटा देगा, यहां से Br हट जाएगा। कब? जब हम एक्वस KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो Br हट जाएगा हमारा एंड वी एंड अप विद द प्रोडक्ट CH3CH। यहां पे आपका OH आ जाएगा एंड यहां पे आपका CH3 आ जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो हमारा ये बन के आया, दैट इज C। इसका नाम क्या है? नंबरिंग करो जल्दी से बेटा। नंबरिंग करेंगे सर 1 2 एंड 3। तो नाम क्या हुआ इसका? 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप वर्ड आएगा। सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल लगा हुआ है तो नाम आएगा प्रोपेन 2-ओल। तो इसका भी आंसर हमारा सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऑर्गेनिक से पूछा है, एमीन्स वाले चैप्टर से पूछा है। एमीन्स वाले चैप्टर से क्या पूछा है देखना क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बट गिव पॉजिटिव कार्बाइल टेस्ट। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कार्बाइल टेस्ट जो है वो तो देता है लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं शो करता? तो अगर हम बात करें इन चारों के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एनिलीन का स्ट्रक्चर बेटा ये होता था, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर NH2। एन मिथाइल एनिलीन क्या है आपका, यानी कि बेंजीन रिंग, यहां पर NH और यहां पे आ जाएगा CH3। पिरिडीन क्या है आपका? पिरिडीन होता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपका पिरिडीन का होता है, जो एक बेस की तरह भी बिहेव करता है हमारा पिरिडीन, कई सॉल्वेंट में हम लेते हैं। यह है ट्राइथाइल एनिलीन। ट्राइथाइल एनिलीन क्या है आपका? N, उसके साथ 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा है जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा लेकिन कार्बाइल एमीन टेस्ट देगा। कार्बाइल एमीन टेस्ट जो होता था ये केवल और केवल आपके 1 डिग्री एमीन्स देते हैं। तो इनमें से जो 1 डिग्री एमीन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1 डिग्री एमीन, एनिलीन 1 डिग्री एमीन है। यस, एनिलीन हमारा 1 डिग्री एमीन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और कोई भी आपका 1 डिग्री एमीन वहां पर नहीं दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट किया। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका क्या होता है? डेल्टा H होता है पॉजिटिव और Q भी क्या होता है? पॉजिटिव। क्यों? एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तो डेल्टा H भी पॉजिटिव, Q भी पॉजिटिव। तो इसका भी आंसर फर्स्ट चला जाएगा, दैट इज B एंड D। अगला है आपका मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है मोल कॉन्सेप्ट से देखिएगा। 1 ग्राम ऑफ H2 हैज सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल। अगर 1 ग्राम H2 लेता हूं तो उसमें जितने मोलिक्यूल्स हैं बताओ उतने ही मोलिक्यूल्स इन 4 में से किस में सेम होंगे। तो अगर हम पहले 1 ग्राम H2 के मोलिक्यूल्स पता कर लेंगे फिर इन सभी के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पता करके कंपेयर करेंगे बेटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? 1 ग्राम H2 के मोलिक्यूल्स पता करते हैं। तो हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे कितने आएंगे? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। गिवन मास कितना है H2 का? दैट इज 1 ग्राम। और मोलर मास कितना है H2 का? दैट इज 2। तो नंबर ऑफ मोल्स जो निकल के आए H2 गैस के वो कितने आए हैं? 0.5 मोल। अब यहां पे एक पॉइंट समझना है, सर क्या मुझे सभी के मोलिक्यूल्स पता करने हैं, सभी के मोलिक्यूल्स निकालने हैं? तो मैं कहूंगा उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? देखिए एक चीज समझिएगा, जब हमारे पास मोल होते हैं और मोल की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? इसे मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, तो आपको सीधा क्या मिलते हैं? मोलिक्यूल्स मिलते हैं। किसी भी सब्सटेंस के मोल्स लो, उसे मल्टीप्लाई कर दो किससे? एवोगैड्रो नंबर से, तो यू एंड अप विद मोलिक्यूल्स। अगर किसी 2 सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स सेम हैं तो डेफिनेटली उसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों? क्योंकि Na तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम सबके मोल्स निकालेंगे बस और मोल्स को कंपेयर करेंगे, जिसके मोल्स बराबर आ जाएंगे H2 के मोल से वो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोल्स निकालना। पहला ऑप्शन है आपका, पहले ऑप्शन में हमें मोल्स निकालने हैं N2 के। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या होगा? गिवन मास कितना है? 14।
N2 का मोलर मास कितना है 28। लो पहले ऑप्शन में ही 1/2 मोल्स आ गए यानी कि 0.5, इसके भी 0.5, इसके भी 0.5, तो आंसर क्या आ गया आपका फर्स्ट। आप और ऑप्शन निकाल सकते हो, मैच नहीं करेगा वो, क्यों? बी देखो, बी के अगर आप वाटर के मोल्स निकालोगे तो कितने आएंगे 18 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, उसका मोलर मास है 1 मोल, हट गया ऑप्शन। सी 16 ग्राम सीओ, तो 16 ग्राम सीओ में गिवन मास हुआ 16, मोलर मास हुआ 28, ये भी आपका 0.5 के बराबर नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा, रूल आउट हो गया है। और डी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो डी ऑप्शन क्या है, दैट इज 28 ग्राम N2। और 28 ग्राम N2 में अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो 28 डिवाइडेड बाई 28 कितना आ रहा है 1 मोल। तो मुझे बताओ किस ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल सेम है? सर पहले ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल सेम है। अगर पहले ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स आपके सेम हैं तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी किसके बराबर होंगे, H2 के बराबर होंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 81, ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं केमिकल काइनेटिक्स के। सीधा क्वेश्चन पूछा है उसने केमिकल काइनेटिक्स से, क्या पूछ रहा है, log के वर्सेस 1/t का ग्राफ बताओ क्या होगा। तो याद होगा आपको, हम अरेनियस इक्वेशन पढ़ते थे, k इक्वल टू a e की पावर माइनस EA बाई RT, ये अरेनियस इक्वेशन थी। अगर मैं दोनों साइड क्या करता हूं, दोनों साइड log लेता हूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ln k इक्वल टू ये हो जाएगा ln a e की पावर माइनस EA बाई RT। इधर हम log की प्रॉपर्टी लगा के इसे ओपन करेंगे तो ये होगा ln k इक्वल टू ln a माइन प्लस रहेगा प्लस ln e की पावर माइनस EA बाई RT। अब e की पावर में जो भी होगा वो कहां आ जाता है, आगे आ जाता है। तो ये क्या बनेगा बेटा, दिस विल बिकम ln k इक्वल टू नेचुरल log a माइनस EA बाई RT, और जो नेचुरल log e है उसकी वैल्यू बन जाती है 1। अब हमारी ये इक्वेशन निकल के आई है। अब इस इक्वेशन को हमें ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किससे कंपेयर करेंगे सर, ग्राफ किस किस के बीच में है, सर ln k और 1/t के बीच में है। तो हम इसे कंपेयर करते हैं। याद करो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी बेटा, y इक्वल टू सी प्लस mx। अगर मैं इस इक्वेशन से इस ग्राफ को कंपेयर करता हूं तो y की वैल्यू तो कितनी आ रही है, नेचुरल log k, इंटरसेप्ट कितना आ रहा है ln a, स्लोप कितना आ रहा है माइनस EA बाई R, यानी स्लोप की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, स्लोप डिक्लाइन वे में आएगा। तो माइनस, क्या इसमें स्लोप डिक्लाइन आ रहा है कि नहीं, इसका तो स्लोप पॉजिटिव है, हटा दो। इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, रूल आउट। इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, रूल आउट। केवल ऑप्शन नंबर सी है बेटा जहां पे जो आपका स्लोप की वैल्यू है वो क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। और इसका स्लोप कितना होगा, ये होगा माइनस EA बाई R। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इस बार नीट ने क्या करा, न्यूमेरिकल्स ना देके ग्राफ ही पूछ लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 82, स्टीम डिस्टिलेशन का क्वेश्चन पूछा है। देखो क्या पूछा है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज इमिसिबल विद वाटर। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वोलेटाइल है बट वो दूसरे के साथ, वाटर के साथ मिसिबल नहीं है, उसमें सोल्यूबल नहीं हो रहा। आगे क्या बोला, हैज अ बॉइलिंग पॉइंट कितना 250, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है 250 डिग्री सेल्सियस है। ड्यूरिंग द स्टीम डिस्टिलेशन अ मिक्सचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर विल बॉइल। स्टीम डिस्टिलेशन की हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं। क्या है पता है प्रॉपर्टी आपको, कि अगर हम स्टीम डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो वो जो मिक्सचर होगा, वो जो बॉइल करेगा, वो सपोज करो एक मिक्सचर मिलके बना है कितने से, A प्लस B से मिलके बना है, और हम इन दोनों का अगर स्टीम डिस्टिलेशन कर रहे हैं, इन दोनों का हमने स्टीम डिस्टिलेशन किया, और ए का कुछ अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, बी का भी अपना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। हमारे वाले में ए वोलेटाइल लिक्विड है, बी हमारा वाटर है, तो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें दिया है 250 डिग्री सेल्सियस, और बी हमारे केस में वाटर है, उसका कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप स्टीम डिस्टिलेशन करते हो तो इन दोनों का जो मिक्सचर का, जब ये मिक्सचर बॉइल करता है तो ये हमेशा
जो लोअर वाला कंपोनेंट है उससे भी नीचे बॉईल करेगा। यानी इन दोनों में छोटा कौन है सर? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर छोटा है तो इससे बिलो में बॉईल करेगा हमारा मिक्सचर। पहला था अबव 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं। अबव 250 नहीं। जो उन दोनों में मिक्सचर में सबसे छोटा है उससे भी कम में लाई करेगा। 250 पे नहीं, तो यानी क्लोज बट बिलो, ये ऑप्शन सही है। स्टीम डिस्टिलेशन जब भी करने जाओगे तो जो कंपाउंड बॉईल होगा वो कहां पे बॉईल होगा? बिलो बॉईल होगा। किसके? जो भी उन दोनों में मिक्सचर में लोअर में लाई कर रहा है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या? ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू एमाइलोज। गलत। ग्लाइकोजन जो होता है वो सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन के, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, ग्लाइकोजन इज फाउंड इन ईस्ट एंड फंगाई, ये बिल्कुल सही है। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन पूछा है। तो हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट होगा, सेकंड सॉरी स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स होगा, सेकंड करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? सेकंड। फर्स्ट जो है वो फॉल्स है, सेकंड क्या है हमारा? ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 84 कितना सिंपल क्वेश्चन है। रिडोक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट से। क्या कह रहा है बेटा? द ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाई Mn। आपको एक रिएक्शन दे दी, उसमें से क्वेश्चन में पूछा है बताओ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो इस रिएक्शन में पाई नहीं जा रही है। यहां पे नोट शोन होना है, नोट मिस हो गया। नोट शोन बाई Mn, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे शो नहीं हो रही है। तो जो सी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे शो हो रही होंगी उसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो हमारे आंसर होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं MnO2 निगेटिव, MnO4 2 निगेटिव, यहां पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? Mn की हमने x लेट करी प्लस एक ऑक्सीजन की -2, 4 से मल्टीप्लाई करा, टोटल चार्ज कितना है? -2 है। इसे जब आप सोल्व करोगे बेटा तो x -8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका? +6। ये जनरली याद भी होता है, मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं बट ये याद भी रखना होता है, टाइम बचता है एग्जाम में। नेक्स्ट, +6 तो पाई जा रही है रिएक्शन में, हटा दो। MnO4 निगेटिव, जब आप MnO4 निगेटिव की निकालने जाओगे तो Mn की मानोगे x, एक ऑक्सीजन की -2 इंटू 4, एक निगेटिव चार्ज है -1, तो x -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? +7। सर +7 डी ऑप्शन में है, ये भी हटा दो। नेक्स्ट है MnO2, तो Mn की मानोगे x, एक ऑक्सीजन की -2, दो ऑक्सीजन है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? दैट इज +4। इट मींस +4 भी पाई जा रही है। कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी नहीं पाई जा रही हैं? तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी नहीं पाई जा रही हैं, दैट इज +2 एंड दैट इज +3। तो ऑप्शन नंबर बी और ई हमारा आंसर होगा। बी और ई किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में। सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर से आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, बट इस वाले क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन की नीड है। कैसे? न्यूमेरिकल ही दे दिया काइंड ऑफ। वो इसे पूछ भी सकता था, वो आपसे न्यूमेरिकल जज करवा के फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रहा है। क्या बोला? कह रहा है द बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन फॉर हाइड्रोजन एटम विद लोवेस्ट एनर्जी इज लोकेटेड एट 5/36 RH सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें करना क्या पड़ेगा? इसे सोल्व करके चेक करना पड़ेगा, या तो ये आंसर सही होगा या ये आंसर क्या होगा? गलत होगा। तो चेक करते हैं। देखो उसने बोला बाल्मर लाइन जिसकी लोवेस्ट एनर्जी हो। बाल्मर में लोवेस्ट एनर्जी कब होगी? बाल्मर होता है n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 के ऊपर क्या होगा? n इक्वल टू 3। जब n इक्वल टू 3 से जस्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 2 में आएगा, वो ही एनर्जी क्या होगी? लोवेस्ट होगी। यानी कि जो मेरा बाल्मर होगा, सपोज करो ये n इक्वल टू 1 है, यहां पे n इक्वल टू 2 हुआ, ये है n इक्वल टू 3, तो जो लोवेस्ट एनर्जी होगी हमारी वो कौन सी होगी बेटा? जो 3 से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2 में जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये जो यूनिट दी गई है ये वेव नंबर की यूनिट है। सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है? वेव नंबर। तो वेव नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे। वेव नंबर क्या होता था? वेव नंबर इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट दैट इज RH। हाइड्रोजन की बात कर रहा है, जेड का स्क्वायर फॉर्मूले में आता था, लेकिन जेड की वैल्यू 1 है तो उसे आप स्किप कर दो। हाइड्रोजन के लिए जेड का कोई मतलब नहीं है। 1/
n1 का स्क्वायर, n1 होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आया है, किसमें आया है 2 में, तो 2 का स्क्वायर माइनस n2 होता है जहां से इलेक्ट्रॉन आया है, कहां से आया है 3 से। तो इसे जब आप सोल्व करोगे वेव नंबर इक्वल टू आर एच, ये हो गया बेटा 1/4 माइनस 1/9, वेव नंबर इक्वल टू ये हुआ आपका आर एच, एलसीएम लिया नीचे हो गया 36, ये हो जाएगा 9 माइनस 4, और जब आप इसे सोल्व करोगे ये आएगा बेटा 5/36 आर एच। क्या ये बोला था क्या ऑप्शन में? यस सर, 5/36 ही है। इसका मीनिंग क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट आपका क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड जो पूछा गया है ब्लैक बॉडी से पूछा गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो हम ब्लैक बॉडी पढ़ते थे वहीं से क्वेश्चन आया है। देखना क्या कह रहा है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस द मैक्सिमा ऑफ कर्व शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो हमारा ग्राफ है उसकी जो पीक है उसकी जो वेवलेंथ किधर शिफ्ट होती है? स्मॉलर की ओर, स्मॉलर वेवलेंथ की ओर। तो इसका अगर ग्राफ की बात करते हैं बेटा, तो इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे, याद होगा एनसीईआरटी में ग्राफ है आपका, कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। ये क्या है? ये नीचे होता है आपका वेवलेंथ, यहां पे क्या है? आपकी पीक की बात कर रहा है। ये जो पीक है और ये वाली जो पीक है ये होती है लोअर टेम्परेचर की पीक, यानी अगर ये T1 है तो ये क्या होगा? T2, और कंडीशन क्या होगी? T2 ग्रेटर होता है किससे? T1 से। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो पीक देख रहे हो वेवलेंथ नीचे है, तो वेवलेंथ से किस साइड शिफ्ट हो गई है? पीक लोअर की ओर शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो यानी स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है हमारा? करेक्ट है। तो आंसर जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि स्टेटमेंट जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा। 86 क्वेश्चन नंबर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? आपको अल्कोहल दे रखा है, अल्कोहल की रिएक्शन कराइए P+I2 से, तो A क्या बनेगा? हेलो एल्केन बन जाएगा सर। OH हटेगा, I लग जाएगा। इसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ कराइए? मैग्नीशियम के साथ, क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन होगा। तो I हटेगा, B क्या बनेगा? CH3 CH2 MgI। ये हमारा B बन गया है, इसे हम अलग लिख लेते हैं। सर B हमारा बना CH3 CH2 और MgI। इस पे है डेल्टा नेगेटिव और ये है आपका पॉजिटिव। अब इसकी रिएक्शन जो हमारा ये B बना है बेटा, इसकी रिएक्शन वो फर्दर करा रहे हैं किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO क्या है? मिथेनॉल है, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो जब मैं इसकी रिएक्शन HCHO यानी कि इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, तो ग्रिग्नार्ड करेगा क्या? ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें कैसा दिखेगा? कुछ ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, CH3 CH2, ये निगेटिव इससे जुड़ा है जाके, तो ये कार्बन यहां पे O निगेटिव, एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन आपका यहां पे, और जो O निगेटिव था उसके साथ कौन सा पार्ट जुड़ जाएगा? दैट इज MgI आपका एज इट इज जुड़ जाएगा। इसके बाद हमने सर इसे किस में डाला? पानी में डाला। पानी में डालेगा तो ये O निगेटिव है, यहां से हाइड्रोजन पिक कर लेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2 और यहां पे आ जाएगा आपका OH। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट वी गेट। इसका नाम क्या है जरा बताना? सर इसका नाम होता है एन प्रोपाइल अल्कोहल। नॉर्मल अल्कोहल ही तो है, ये स्ट्रेट अल्कोहल है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए 87 में क्या कह रहा है आपका? हमें आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना था। कौन सा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? अब कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा, PET3 and AsPH3 as ligand can form d-pi bond। तो आपका जो यहां पे फोस्फोरस है उसके पास भी d ऑर्बिटल है, एज इट इज AS के पास भी क्या है? d ऑर्बिटल है। जब d ऑर्बिटल दोनों के पास प्रेजेंट है तो वो d-pi बॉन्ड बना सकते हैं। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट जो होते हैं वो d-pi नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल नहीं होते। सेकेंड पीरियड कौन से?
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये वाले। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, हमें इनकरेक्ट निकालना है, हटा दो। सेकंड, द एन सिंगल बॉन्ड इज एज स्ट्रोंग एज पीपी बॉन्ड, यही आपका स्टेटमेंट क्या है? ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही आंसर है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रोंग है फोस्फोरस फोस्फोरस सिंगल बॉन्ड से। जरा देखना, ये आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन है और ये आपका फोस्फोरस फोस्फोरस है। नाइट्रोजन का जो साइज है ना बेटा, इसका साइज छोटा है। जब छोटा साइज है और जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है आपके, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आएगा? आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगा। सीधा लिख सकते हैं, यहां पे क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ रहा है तो ये बॉन्ड जो है आपस में बना हुआ नहीं रहेगा। रिपल्शन के कारण ऑब्जेक्ट कहां जाते हैं? दूर दूर। तो ये बॉन्ड क्या रहेगा? वीक रहेगा। लेकिन अगर यहां की बात करें तो ये क्या है? बड़ी बड़े साइज है इनका फोस्फोरस का। जब बड़ा बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है दूसरे इलेक्ट्रॉन से, वो क्या हो गई है? इंक्रीज कर गई है, दूर हो गई है। दूर हो गई तो रिपल्शन कम हो गया है, और रिपल्शन अगर कम हो गया है तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू किसके? एन सिंगल बॉन्ड के। तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका। सी स्टेटमेंट क्या था? नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बनाता है तो बनाता है। याद करो, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा, ये वाला बॉन्ड पाई, और ये वाला बॉन्ड भी आपका क्या है? पाई बॉन्ड है। तो यानी वो क्या बना रहा है? मल्टीपल पी पाई बॉन्ड बना रहा है। स्टेटमेंट सही है, हटा दो, क्योंकि इनकरेक्ट पहचानना है। लास्ट, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। अभी समझाया, डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि सर डी पाई पी पाई बॉन्ड अगर बनाएगा तो डी ऑर्बिटल होने भी तो चाहिए। अब नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं बेटा। जब है ही नहीं तो बनाएगा कैसे? तो ये ऑप्शन भी रूल आउट हो गया। आंसर चला गया हमारा स्टेटमेंट नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपको टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो आंसर ऐसे निकल जाना था बेटा। क्या लेक टेस्ट किसके लिए होता है? सर एल्यूमिनियम के लिए होता है। तो एल्यूमिनियम के लिए होता है तो पहला ए किससे मैच करेगा? थर्ड से। ए फोर्थ से मैच है, हटा दो। ए सेकंड से मैच है, हटा दो। ए सेकंड से मैच है, हटा दो। सीधा आंसर आ गया एक पता होने पे ही। दूसरा, नेशनल रिएजेंट NH4 पॉजिटिव किसके साथ जाएगा? फोर्थ के साथ। बी फोर्थ के साथ। पोटेशियम सल्फोसाइनाइड किसके साथ? Fe3+ फेरिक आयन के साथ। तो यानी कि सी चला गया सेकंड के साथ, और ब्राउन रिंग टेस्ट बचा किसके लिए होता है? वो हमारा NO3- के लिए होता है। तो डी चला गया आपका फर्स्ट के साथ। सिंपल सा क्वेश्चन था, हार्डली 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 89 देखो कितना, ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना था और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। क्या कहा? लिस्ट दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट दे रखी है। ये जो लिस्ट है ये बॉन्ड एनर्जी की लिस्ट है। हमें बॉन्ड एनर्जी का डेटा दे रखा है, हमें मैच करना है ये वाला जो बॉन्ड एनर्जी का डेटा है किसके साथ मैच करेगा। पहला है N2। याद करो जो N2 था उसमें कितने बॉन्ड थे? अभी पढ़ा था हमने, पीछे क्वेश्चन आया सर N2 में ना 3 बॉन्ड थे। अगर किसी के पास 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी, मैक्सिमम। सिंगल सिंगल से तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी? N2 की। वो वैल्यू कौन सी है? दैट इज 946। सेकंड, सर N2 के पास 3 बॉन्ड थे, O2 के पास कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। अगर इनके पास डबल बॉन्ड है तो ये सेकंड हाईएस्ट एनर्जी रखेगा बॉन्ड डिसोसिएशन की। सेकंड हाईएस्ट कौन सी है टेबल में? 946 हो गई है आपकी। फिर आई आपकी कौन सी? 498। इसके बाद थर्ड, अगर हम बात करें बी मेरा किसके साथ मैच हुआ है? बी आपका मैच हुआ है थर्ड के साथ, और फोर्थ आपका मैच हुआ है सेकंड के साथ। बी थर्ड के साथ कहां दिया गया है? यहां फर्स्ट के साथ दिया है, हटा दो। यहां बी थर्ड के साथ दिया है, यहां बी थर्ड के साथ दिया है, ये फोर्थ के साथ दिया है, हटा दो। जो डी दिया गया था सेकंड के साथ, यहां पे डी फर्स्ट के साथ दिया है बेटा, रूल आउट कर दो। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर आ गया। ए चला गया है किसके साथ? फोर्थ के साथ।
यानी कि HCl की जो बॉन्ड डिस्टेंस है कितनी आ गई, बॉन्ड एनर्जी 431, और H2 की जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है वो हमारी कितनी आ गई है, दैट इज ऑप्शन नंबर H2C किसके साथ जा रहा है, फर्स्ट के साथ, तो वो आ गया आपका 435.8। तो कॉन्सेप्ट क्या था क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का कि जितने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड उतनी बॉन्ड एनर्जी क्या ज्यादा, ये सिंपल सा लॉजिक था बस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आया, सिंपल सा न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्या है क्वेश्चन देखना बेटा एक बार। बोल रहा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग सेल इज 0.32 वोल्ट। उसने बोला क्या क्या चीजें गिवन है, उसने बोला कि डेल्टा आपका जो ई नोट सेल है उसकी वैल्यू हमने गिवन दे दी, दैट इज 0.32। आपसे पूछ रहा है बताओ डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही दिमाग में एक फॉर्मूला स्ट्राइक किया होगा, सर फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। तो हमें फॉर्मूला पढ़ाया जाता है डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। सर एन की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वो कहां से पता चलेगा, वो रिएक्शन से पता चलेगा। जेड एन जीरो से किसमें चला गया, +2 में, एफ ई +2 से किसमें जा रहा है, 0 में, यानी डेफिनेटली एन की वैल्यू कितनी होगी 2। तो एन की वैल्यू आपको 2 मिल गई है। एफ की वैल्यू उसने गिवन दी है, अगर गिवन नहीं देता तो 96500 पुट करते, उसने दी है वैल्यू, वो कितनी है 96487, और ई नोट सेल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 0.32। अब ये जो वैल्यू सोल्व करके आनी है, ये वैल्यू आपकी जूल में आनी है वैल्यू, बट सारे ऑप्शन चेक करो, किलो जूल, किलो जूल, किलो जूल एंड किलो जूल, सारे ऑप्शन किलो जूल में हैं। तो इस वैल्यू को अगर मुझे किलो जूल में बनाना है तो सर इसे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से, और जब 1000 से डिवाइड करूंगा तो जूल हट जाएगा, आंसर आएगा किसमें, किलो जूल में। और जब हम इसे सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करके हमारा निकल के आ रहा है दैट इज माइनस का 61.75, और 21 ऑप्शन में दिया है माइनस की वैल्यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दी गई है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ध्यान रखेंगे प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर तो सही निकालते हैं, माइनस का प्लस कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आपका एक और क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, फिर से सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में था कि हमें इफरवेसेंस ऑफ कलरलेस ये आयन से इनकी रिएक्शन कराई गई है H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ अगर इन आयंस की रिएक्शन कराएंगे तो कौन कौन सी गैस निकलेंगी बेटा। अगर इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहां से गैस प्रोड्यूस होती है NO2। कार्बोनेट की रिएक्शन कराओगे H2SO4 के साथ डाइल्यूट, तो यहां से गैस निकलती है CO2। सल्फाइड की कराते हो तो गैस निकलती है H2S, और SO3 नेगेटिव की कराते हो तो गैस निकलती है SO2। ये 4 गैस प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में इसकी प्रॉपर्टीज भी पूछवाई गई हैं। अब देखो जरा, CO2 जो गैस निकलती है वो कलरलेस गैस है, तो कलरलेस गैस है तो इफरवेसेंस ऑफ कलरलेस गैस किससे मिल गया, ए आपका मिल गया किसके साथ, सेकंड के साथ। सर ए तो जाएगा सेकंड के साथ, इतना फिक्स है। जैसे ही ए सेकंड के साथ जाएगा ये ऑप्शन आपका रूल आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 भी आपका रूल आउट हो गया, 2 ऑप्शन रूल आउट हो गए। सेकंड, गैस विद स्मेल ऑफ रोटन एग, याद करो रोटन एग होती थी आपकी H2S की, तो सर ये डेफिनेटली H2S होगा, H2S है थर्ड में, तो बी जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, थर्ड के साथ। तो बी हमारा थर्ड में यहां पे है, बी थर्ड में यहां पे है, ऑप्शन रूल आउट अभी नहीं कर सकते। कोई नहीं, आगे चेक करिए। सी में बोला है गैस विद पंजेंट स्मेल, जो पंजेंट स्मेल होती थी हमारी बेटा वो होती थी हमारी किसकी, SO2 की, तो यानी कि जो सी जाएगा वो जाएगा SO2 के साथ, यानी कि फोर्थ के साथ, और ब्राउन फ्यूम होती हैं वो NO2 की होती हैं, तो डी ऑप्शन मेरा जाएगा किसके साथ, फर्स्ट के साथ। तो सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट किसमें है, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है बेटा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये हमारा क्वेश्चन, तो आराम से करना था इस क्वेश्चन को, गलती नहीं करनी थी। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ सोल्यूबिलिटी, हमें रेशियो निकालना है किसका, सोल्यूबिलिटी का,
एक तो तब निकालना है जब वहां पे कॉमन आयन दे रखा हो, यानी 0.1 मोलर KCl दे रखा हो। एक हमें निकालनी है सोल्यूबिलिटी AgCl की, किसमें, वाटर में। तो हमें दो सोल्यूबिलिटी निकालनी है, यानी कि हमें क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ लेना था। पहला था AgCl की जो सोल्यूबिलिटी निकालनी है विद KCl, मतलब जब वहां पे KCl प्रेजेंट है। और एक AgCl की सोल्यूबिलिटी आपको निकालनी है जब कोई भी कॉमन आयन ना हो इन वाटर। ये दो केस हमारे बनने थे। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अगर मैं बात करूं AgCl सर, AgCl होता है वो कुछ इस तरह से टूटेगा, दैट इज Ag प्लस Cl नेगेटिव। सर KCl कॉमन आयन भी है तो KCl भी होगा वहां पे, KCl टूटेगा K प्लस Cl नेगेटिव। AgCl आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। अगर मैं मान के चलता हूं कि AgCl की सोल्यूबिलिटी S है तो Ag प्लस की भी S होगी, Cl माइनस की भी S होगी। KCl की कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, वो कितना था 10 की पावर -1, तो ये भी होगा 10 की पावर -1, और Cl भी कितना होगा 10 की पावर -1। अब हमारे क्वेश्चन में जो Cl की कॉन्सेंट्रेशन है वो इन दोनों से आएगी, Cl माइनस से भी आएगी जो AgCl का है, और Cl माइनस जो KCl का है। अगर AgCl के लिए अगर आपसे कोई पूछे AgCl के लिए KSP क्या होगा, सर AgCl के लिए जो KSP है वो टूटता है Ag प्लस Cl माइनस, तो इसका KSP होगा KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ये दोनों के लिए सेम रहना है फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, KSP का फॉर्मूला मेरे पास है, वो इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा। अगर KSP हमें गिवन दिया है 10 की पावर -10, तो सर जब पुट करेंगे तो KSP है 10 की पावर -10 इक्वल टू Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वो है S प्लस Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी S प्लस 10 की पावर -1। इन दोनों का समेशन आएगा। बट अब यहां पे क्या करेंगे, ये वाला जो S है ये वीक से आया है, ये वाला जो था ये आपका कहां से आया है, ये वीक पार्ट से आया है। और ये वाला जो 10 की पावर -1 है ये आपका स्ट्रोंग से आया है। तो हम क्या करेंगे, S प्लस 10 की पावर -1 को नियर अबाउट 10 की पावर -1 ही लिखेंगे, S को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 की पावर -10 इक्वल टू S, ये तो S ही रहा, ये जो था ये नियरली इक्वल हो जाएगा कितना 10 की पावर -1 के। इस वाले S को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और जब आप इसे S को सोल्व करोगे तो ये S की वैल्यू कितनी आएगी 10 की पावर -1 नीचे जाएगा, सोल्व करके आएगा 10 की पावर -9। हमने एक S निकाल लिया है बेटा। अब निकालते हैं दूसरा वाला S। जो दूसरा वाला S है वो किसमें निकालना है, वाटर में। कोई भी कॉमन आयन नहीं है, जब कॉमन आयन नहीं है तो सीधा फॉर्मूला क्या रहेगा, सर सीधा फॉर्मूला रहेगा KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ये तो ऊपर लिख ही रखा था। अब AgCl सर हमारा कैसे ब्रेक डाउन करता है, वो ब्रेक डाउन करता है Ag प्लस और Cl माइनस में। अगर ये S था तो ये भी S होगा, ये भी S होगा। यहां पे तो कोई मतलब ही नहीं है, यहां पे तो क्या करना पड़ रहा था, दोनों से लेनी पड़ रही थी ना कंसंट्रेशन, यहां पे नहीं लेनी है, डायरेक्ट पुट होगी। तो सर फॉर्मूला हो जाएगा KSP इक्वल टू S Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई S Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या हो गया, S स्क्वायर हो गया आपका। और यहां पे ना S डैश मान लो, डैश क्यों मान रहा हूं, जिससे कि ये पता रहे कि जो ये वाली सोल्यूबिलिटी थी ये कॉमन आयन वाली थी, और ये वाली सोल्यूबिलिटी थी जो हमारी कहां से आई है, वाटर से आई है। तो यहां से अगर आप S डैश की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट आ जाएगा क्या, KSP, यानी कि अंडर रूट ऑफ KSP की वैल्यू कितनी है सर 10 की पावर -10 दे रखी है। इट मींस ये सोल्व करके कितना आ गया आपका 10 की पावर -5। दोनों सोल्यूबिलिटी आ चुकी है, बस रेशियो निकालना है आपको, कुछ भी नहीं करना। तो जल्दी से रेशियो निकाल लेते हैं बेटा। रेशियो निकालना है हमें, रेशियो किस किस का निकालना है, रेशियो निकालना है S डैश, सॉरी S वर्सेस S डैश, S वर्सेस S डैश का। पहली वाली सोल्यूबिलिटी S थी ना, वो है कितना
दैट इज 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई ये है आपकी कितनी 10 की पावर -5, जो सोल्व करके वैल्यू आ रहा है 10 की पावर -4। क्या ऑप्शन में है क्या 10 की पावर -4? सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा था, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अच्छे से करना था, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था बेटा। अगला क्वेश्चन 93 क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। क्या है आपका, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास है 0.3 ग्राम, उसका जब कंबंशन करा तो उसमें CO2 आया 0.2 ग्राम और वाटर आया 0.1 ग्राम। इसमें पूछ रहा है परसेंटेज निकालो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कितना है। तो हमारा जो CO2 आया है उसमें जो कार्बन का मास होगा वो कहां से आया है सर, वो तो हाइड्रोकार्बन जो भी हमने मतलब कंपाउंड को कंबंशन करा है ऑर्गेनिक कंपाउंड वहीं से आया है। अगर वो वहीं से आया है तो मैं क्या करूंगा, CO2 के मास में कितना कार्बन प्रेजेंट है उसे निकालूंगा। आज आप एक चीज याद रखेंगे, कभी भी आपको CO2 का मास दिया हो, याद रखिए गिवन क्या हो, CO2 का मास गिवन हो और आपसे पूछवाया जाए कि बताओ कितना कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन का मास कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वेट ऑफ CO2 इंटू 27.27 और उसे डिवाइड कर देना है कितने से बेटा, 100 से डिवाइड कर देना। तो हमारे वाले क्वेश्चन में जब आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो कार्बन का मास कितना आएगा, वेट ऑफ CO2 कितना है, वो है आपका 0.2 इंटू 27.27 और डिवाइड बाई करोगे कितना 100। तो ये जो आपको देगा ये वेट ऑफ कार्बन देगा आपको, ठीक है। अब वेट ऑफ कार्बन जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका 0.054 आ रहा है सोल्व करके। यहां से आपने वेट ऑफ कार्बन डायरेक्ट निकाल लिया, ये फॉर्मूला याद रखेंगे बस। सेम ऐसे ही अगर आपको गिवन हो, क्या गिवन हो, हाइड्रो वाटर का मास गिवन हो, गिवन हो वेट ऑफ वाटर और आपसे पूछवाए बताइए वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो क्या करोगे फॉर्मूला कि बेटा वेट ऑफ वाटर उसे मल्टीप्लाई करोगे 11.11 डिवाइड बाई कर दोगे 100। तो यहां से वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन आएगा, वाटर का मास कितना था 0.1 इंटू 11.11 डिवाइड करोगे 100। तो ये वैल्यू हमारी सोल्व करके कितनी आ रही है आपकी, दैट इज हमारा 0.1 इंटू 11.11, तो ये वैल्यू 0.011 ही आ रही है बेटा। ये आपका आ गया वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या पूछवाया गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रेशियो पूछवाया गया था आपसे, किस किस का रेशियो देखिएगा सर। क्वेश्चन में पूछवाया गया था कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, उस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का मास कितना है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है W/W, तो W/W का फॉर्मूला क्या होता था, वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो ये कितना होगा, वेट ऑफ कार्बन कितना है सर, वेट ऑफ कार्बन था 0.054, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, वो है आपका 0.3 इंटू कर दिया आपने 100, जो वैल्यू आपकी सोल्व करके आ रही है बेटा 18.18%। सेम ऐसे ही अब हम किसका निकालेंगे, हाइड्रोजन का निकालेंगे। क्या करना है हाइड्रोजन के में, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा पॉइंट है आपका, क्या W/W कार्बन निकाल लिया, W/W हाइड्रोजन निकालना है। तो सर W/W हमारा जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.011, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है 0.3, मल्टीप्लाई करोगे 100 से और ये सोल्व करके आपका आ रहा है 3.70%।
तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा सर? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा मैच होगा। तो याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके। कभी भी आपको क्या दिया जाए, CO2 का मास दिया जाए और पूछे कितना कार्बन प्रेजेंट है, तो ये फॉर्मूला लगा दो। कभी भी वाटर का मास दे, पूछे कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये फॉर्मूला लगा दो। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यू गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा। क्या पूछा है? रिएक्शन दे रखी है, पूछ रहा है बताओ कौन सा प्रोडक्ट है जो पॉसिबल नहीं है, किस रीजन की वजह से? ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। तो वो कौन सा होता है मेरा? फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसके कारण से रिएक्शन को कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हम ये वाला हेलो एरिन्स नहीं बना सकते, फ्लोरो एरिन्स जो है वो नहीं बनेगा। 95 क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है आपसे? रिएक्शन दे रखी है KMnO4 के साथ। क्लास 11th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इन टेक्स्ट, मतलब वहां पे जो सोल्ड है आपका रिएक्शन है। क्या कह रहा है? आर की वैल्यूज बताओ क्या क्या होंगी जिससे प्रोडक्ट जो है हमारा क्या आ जाए, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आ जाए बेटा। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और आपको याद भी रखना था क्या, जो 3 डिग्री हमारे एल्केन्स होते हैं, जो 3 डिग्री एल्केन्स होते हैं, अगर उनकी रिएक्शन कराते हो KMnO4 के साथ, तो वो आपको प्रोडक्ट में एल्कोहल्स दे देते हैं। अब मुझे बताओ जरा, इसे 3 डिग्री कैसे बनाएंगे? सर 3 डिग्री बनाने के लिए 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये 3 डिग्री कैसे होगा? ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, 1 2 3, यानी कि R1 R2 और R3 को किसी कार्बन से, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से अटैच होना था डायरेक्टली। R1H हो सकता है? नहीं। R1H हो सकता है? R2 नहीं। R1CH3 हो सकता है? CH3 हो सकता है? CH3 हो सकता है। तो 3 डिग्री होना जरूरी था, इसलिए हमारे तीनों CH3 होंगे तो 3 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा। अब एक रिएक्शन दे रखी है और क्वेश्चन में क्या पूछवाया है आपसे? कह रहा है बताइए इसके लिए एंथैल्पी चेंज तो कितना है? 15 किलो जूल। इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है, आप ये बताओ। तो अगर मुझे गिवन में क्या दिया है, गिवन में एंथैल्पी चेंज डेल्टा H की वैल्यू दी है 15 किलो जूल, यानी कि 15 किलो जूल जो होगा वो कितना होगा? 15,000 जूल होगा। पूछवाया क्या गया है आपसे? इंटरनल एनर्जी डेल्टा U की वैल्यू पूछवाई गई है। और ये क्वेश्चन तो आना ही था, आता ही है, हर बार नीट पूछता है। क्या फॉर्मूला यूज होता है बेटा? सर जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है वो होता है कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा NG की वैल्यू सर कहां से पता चलेगी? रिएक्शन से पता चलेगी कि प्रोडक्ट में कितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और रिएक्टेंट में कितने हैं, उनका डिफरेंस। प्रोडक्ट में दिख रहे हैं बेटा 2 2 माइनस, रिएक्टेंट में गैस के कितने हैं? 3 और 1 4, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? -2। तो डेल्टा NG की वैल्यू तो -2 आ गई आपकी। ये डेल्टा H है कितना? 15,000 इक्वल टू डेल्टा U मुझे निकालना है -2। R की वैल्यू सर 8.314 और टेम्परेचर कितना है सर? टेम्परेचर दिया है, क्वेश्चन में दिया होता है, कितना है? 300 केल्विन। ये सारी की सारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा डेल्टा U इक्वल टू, ये रहा आपका 15,000 माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू हो गई है कितनी? 8.314 और इसका मल्टीप्लाई करा मैंने 600 से। और जब मैं पूरी की पूरी वैल्यू को सोल्व कर रहा हूं, इस पूरी वैल्यू को जब आप सोल्व करते तो यू गेट द आंसर कि डेल्टा U की वैल्यू हमारी निकल के आती है बेटा, दैट इज 19988.4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इतने जूल आपको आंसर मिलता है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन मिस्टेक आपने नहीं करनी थी और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। 97 क्वेश्चन फिर से आपका केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। क्या पूछा है देखना। कह रहा है आपसे
रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर कितने कितने हैं 0.04 एंड 0.14, यानी K1 की जो वैल्यू है वो 0.04 है और K2 की जो वैल्यू है बेटा वो 0.14 है। इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 500 केल्विन है और इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 700 केल्विन है। आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताइए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सर एक फॉर्मूला डायरेक्ट था हमारा, दैट इज वोट log K2 बाई K1 इक्वल टू, यहां पे क्या आना था EA अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। K2 की वैल्यू पुट करो बेटा, K2 की जो वैल्यू है सर 0.14 है, K1 की वैल्यू है 0.04 इक्वल टू EA हमें निकालना है 2.303, R की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 8.314, 1 अपॉन T1 ये रहा 500 माइनस 1 बाई T2 ये रहा आपका 700। अब इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, डेसिमल से आपका डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, आफ्टर दैट 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 2 और फर्दर 2 से काटोगे तो हो जाएगा कितना 3.5, तो ये आपका हो गया log 3.5 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। यहां पे बेटा मैंने एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा 500 इंटू 700 और इधर हो जाएगा 700 माइनस 500। अब क्या होगा देखना, यहां पे लोग 3.5 की वैल्यू उसने खुद गिवन दी है 0.544, उसने दी है वैल्यू तो लिख दो 0.544 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका EA अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 और जरा ब्रैकेट को सही से सोल्व करेंगे, ऊपर की वैल्यू आएगी 200, नीचे है 500 इंटू 700, तो ऊपर की वैल्यू आपकी 200 आई है और नीचे आपका है 500 इंटू 700। इन दो जीरो से ये दो जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए। अब EA की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जो EA की वैल्यू है वो आएगी 0.544 मल्टीप्लाई बाई, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में जाएगी तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू ये क्या है आपकी 5 इंटू 7 35 और डबल जीरो, और ये पूरी वैल्यू डिवाइड में रहेगा किसके 2 के, ये नीचे की सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में चली गई, 2 आपका किस में आ गया है डिवाइड में आ गया है। और जब मैं इस पूरी वैल्यू को सोल्व कर रहा हूं ये वैल्यू मेरी निकल के आ रही है, दैट इज EA इक्वल टू निकल के आया 18219 जूल। और ये हमारा किसी में दिया था क्या ऑप्शन में, सर ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन सही से करनी थी बस। 98 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिएगा, सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि 20 सेक्शन के क्वेश्चन है तो आपके न्यूमेरिकल तो आने हैं, ये तो मान के ही चलना था। क्या कह रहा है, कह रहा है मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू बी डिसोल्व टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है विच इज आइसोटोन। आइसोटोन का मीनिंग क्या होता है, आइसोटोन मतलब जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, विथ 15 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यानी कि कह रहा है ऐसा सॉल्यूशन बनाओ जहां पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका ग्लूकोज का वो बराबर होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बेटा यूरिया के। हमने लिख दिया, जो क्वेश्चन में बोला वो मैंने लिख दिया। अब क्या होता है हमारा पाई ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, सर ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज R इंटू टी इक्वल टू ये होगा सर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया R इंटू टी। तो R इंटू टी से R इंटू टी क्या हुआ बेटा कैंसिल आउट हो गया। क्या क्या मिला हमें, सर हमें मिला कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज
इट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। अब कंसंट्रेशन जो यहां पे बात करी गई है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, तो दोनों कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होंगी। सर मोल पर लीटर है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, जो भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था ग्लूकोज का, तो सॉल्यूशन लिख लें ये वाला, और ये भी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा, यूरिया वाला। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या बोला है, मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू बी डिसोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज वाला जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, साथ में आइसोटोन विद अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया जो कितना है 15 ग्राम पर लीटर। यूरिया के बारे में जो उसने इंफॉर्मेशन दी है, उसने इतना बोला कि जो यूरिया होगा वो कितना होगा, अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हो यूरिया का, तो 1 लीटर सॉल्यूशन लेने पर उसमें 15 ग्राम होगा। इसे हम कह सकते हैं कि वो क्या कह रहा है कि अगर आपने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया तो इट विल कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया। सर इसका भी 1 लीटर है, ग्लूकोज वाले का भी 1 लीटर है, जब दोनों का 1 लीटर है तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा क्या, फॉर्मूला बचा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज होगा वेट ऑफ ग्लूकोज जो हमें निकालना है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज होता है 180 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, कितने हैं यूरिया का मास 15, मोलर मास होता है 60, तो W ऑफ ग्लूकोज जो निकल के आया आपका कितना आ गया 15/60 इंटू चला गया 180, 60 से काटोगे इसे 3 टाइम्स, और ये सोल्व करके बेटा आ गया कितना, ये हमारा सोल्व करके आ रहा है 45 ग्राम। तो 45 ग्राम किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिया था, सो दैट इज द आंसर। 98 भी हो गया है। 99 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन पूछा है। लास्ट में कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में आपको ना कार्बोनिल केमिस्ट्री दी गई है लिगेंड्स की, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। क्या कह रहा है, 2 कॉम्प्लेक्स के नाम दे दिए आपको, उनके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो दोनों के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं मैं, तो पहला वाला स्ट्रक्चर है Mn2CO10, देखो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैं दोनों के स्ट्रक्चर बना देता हूं फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन निकालेंगे। जो पहला वाला स्ट्रक्चर है Mn2CO10 वो होगा Mn, यहां पे होगा आपका Mn, एक बॉन्ड तो Mn के बीच में, 10 CO हैं तो 5 इस Mn के पास, 5 इस Mn के पास, तो टोटल CO हो जाएंगे 5, इसके पास 1 2 3 4 5, सेम ऐसे ही एक इसके पास 1 2 3 4 5, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया Mn2CO10 का स्ट्रक्चर। दूसरा कॉम्प्लेक्स है हमारा दैट इज CO2, कोबाल्ट के 2 एटम हैं और कार्बोनिल के 8 हैं, तो ये जो होगा CO, यहां पे भी एक CO के बीच में बॉन्ड है, साथ में यहां पे याद रखेंगे बेटा जो हमारा कार्बोनिल है, मैं इसे, ये 2 ब्रिजिंग लिगेंड होते थे यहां पे, टोटल 8 थे, 2 यहां पे यूज हो गए, तो बचेंगे कितने 3 हर एक के साथ शेयर होंगे। ये स्ट्रक्चर है मेरा दैट इज CO2 और CO8। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे आ चुके हैं, अब इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर में क्या मेटल मेटल बॉन्ड है, मेटल मेटल लिंकेज है, हाँ इसमें भी मेटल मेटल लिंकेज है, इसमें भी मेटल मेटल लिंकेज है, तो पहला ऑप्शन तो बेटा सही हुआ। सेकंड, दोनों के पास टर्मिनल CO ग्रुप है, टर्मिनल होते हैं ये वाले जो टर्मिनल पे लगे हुए हैं, तो दोनों के पास टर्मिनल है, यस सर दोनों के पास टर्मिनल है, तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ, सही हुआ। सी ऑप्शन, दोनों के पास ब्रिजिंग लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड कौन से होते हैं, देखो 2 मेटल के साथ जो एक लिगेंड शेयर हो रहा है उसे बोला जाता है ब्रिजिंग लिगेंड,
तो क्या इसके पास है? यस सर। क्या इसके पास ब्रिजिंग लिगेंड दिख रहे हैं आपको? नहीं ना। तो सर ये वाला ऑप्शन तो क्या हुआ? गलत हुआ, क्योंकि दोनों के पास होने चाहिए। और डी क्या है? मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो आपका सीओ है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, और जब न्यूट्रल लिगेंड होता है तो ओवरऑल जो चार्ज है मेटल पे भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो ये भी क्या है? सही है। तो राइट आंसर है ए, बी और डी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है बेटा वो राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि मिथाइल ग्रुप अटैच टू ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन। किस इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज करेगा? जो उसने बोला लिख देते हैं। एक कार्बोकैटायन है CH2 पॉजिटिव, और वो जुड़ा हुआ है किसके साथ? एक मिथाइल ग्रुप के साथ। अब अगर मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। सर इंडक्टिव लगेगा? इंडक्टिव लगेगा, लेकिन आंसर इंडक्टिव नहीं है। सुनना, इंडक्टिव इफेक्ट तो लगना है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा क्या है? ये कंडीशन होती थी अगर sp2 कार्बन है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड एक sp3 कार्बन है, और उसके ऊपर ये हाइड्रोजन, अगर मिनिमम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता था, तो हम कहते थे वहां पे एक इफेक्ट लगता है जिसे बोला जाता है क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पर जो ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, किस इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज करेगा बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। तो क्या ऑप्शन में था? हाँ सर, हाइपर कॉन्जुगेशन दे रखा तो ये आंसर था। इंडक्टिव होगा क्या? नहीं होगा, -i दिया है, -i से स्टेबलाइज नहीं होगा। प्लस वाला होता तो वो ऑप्शन हो सकता था कि +i भी से स्टेबलाइज करता है, माइनस वाला नहीं करता। तो ये आपका क्या होगा? रूल आउट। इलेक्ट्रोमेरिक और मीजोमेरिक तो बेटा है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ गया? दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा बेटा टेस्ट पेपर डिस्कशन था नीट का। अभी जो हमारा 24 को जो रीनीट हुआ था, तो आपने बड़ी शांति से पेपर सुना होगा। आई होप आपको हेल्प किया होगा। ठीक है, सो थैंक यू सबको। सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन भी है बेटा कि अगर आप आना चाहते हैं जम्मू विद्यापीठ और आपका स्कोर 600 से प्लस है, तो आपके लिए यहां पर ऑफर चल रहे हैं। आप आके एक बार विजिट कर सकते हैं जम्मू विद्यापीठ। ठीक है, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रॉपर बैच प्रोवाइड किया जा रहा है अगर आपका स्कोर 600 प्लस है। इनफैक्ट अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम भी है, तब आके आप विजिट कर सकते हैं सेंटर, पूछ सकते हैं। तो थैंक यू बेटा इस डिस्कशन के लिए। थैंक यू।